हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का 7वां अध्याय ब्रह्मांड विस्मरण। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देव शक्तियां, अद्भुत असीम देव शक्तियां हैं तुझमें नागराज। नाग शक्तियां जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद इसलिए पृथ्वीवासियों ने तुझे अपना रक्षक, अपना प्रतिनिधि चुना है। पर अफसोस, तेरी शक्तियां भी पेपियस का मुकाबला नहीं कर सकती। पृथ्वी के महानायकों ने किया ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में व्याप्त असंतुलन से पृथ्वी की संपूर्ण आबादी ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित हो गई। इस उल्लंघन का दंड पृथ्वी को देने के लिए अन्य ग्रह लामबंद हैं। ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकने वाले ब्रह्मांड रक्षक भी बढ़कर पहुंच चुके हैं दूसरे ग्रहों पर। स्थापित होगा संतुलन या फिर यह संतुलन कर देगा ब्रह्मांड विस्मरण। गलतफहमी है तेरी पेपियस। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं जिसे नागराज का विष गला नहीं सकता। मैंने जानबूझकर तुझे काटने से नहीं रोका। मैं जानता हूं अति तीक्ष्ण घातक मारक देव विष वाकई ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी की तरह तेरे जहर ने मुझे भी गला दिया। और अफसोस, अधिक समय के लिए गलाए हुए नहीं रख सकता। कोई भी देव शक्ति पेपियस का अंत नहीं कर सकती। जानता हूं, वरना मैं तुझे खुद को काटने की नहीं देता, क्योंकि नागराज किसी की जान नहीं लेता। उफ, तूने कैसे जाना कि तेरा विष मुझे गला तो देगा लेकिन मारेगा नहीं? ये जानकर तुम क्या करोगे? तुम तो बस इतना जान लो कि ये बात जानते बूझते भी मैंने तुम्हें खुद को काटने क्यों दिया। ओह, क्यों काटने दिया? क्योंकि तुमने मुझे काटकर जब मेरा खून अपने भीतर लिया तो खून के साथ साथ मेरे सूक्ष्म शब्द भी तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर गए, जिन्हें मैंने तुम रक्त पिचासों की आंतरिक संरचना जानने के लिए भेजा था। अब वे सूक्ष्म शब्द वापस मेरे पास आ चुके हैं और अब मैं मानसिक तरंगों के जरिए तुम्हारी आवरणिक संरचना का डेटा परमाणु तक स्पेंशित करूंगा। ये नागराज और परमाणु क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन फर्क भी क्या पड़ता है। आखिर में सभी रक्त पिपासुओं का हाल भी इस भेड़िए जैसा ही होना है। ये जीवित इंसान नहीं है। कौन है यह? जिंदा मुर्दा, डेड मैन अलाइव, पापा फेरी, एंथोनी गोंजाल्विस, ब्रह्मांड रक्षक दल की सबसे विध्वंसक शक्ति। गनीमत है कि ट्रांसफ्यूशन में ये किसी दूसरे ग्रह पर नहीं चला गया, वरना ब्रह्मांड से एक सभ्यता का नामो निशान मिट जाता। नागराज मानसिक तरंगों द्वारा पेपियस और रक्त पिपासुओं की आणविक संरचना का खाका मुझे भेज चुका है। गुड, फिर तुम्हें जल्द से जल्द प्लान के अगले चरण पर काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस एंथोनी के तेवर देखकर लगता है कि रक्त पिपासुओं की सामत आने वाली है। पेपियस को नागराज के ताबड़तोड़ वारों के बीच एक पल के सोवे हिस्से में पलटवार करने का मौका मिलना था, और पेप्सन मौका चुकने वालों में से नहीं था। तेरे दिमाग पर तरस आ रहा है मुझे। मैं नहीं जानता कि कैसे, पर जब तू यह जान ही गया है कि तेरा विष भी मुझे गला तो सकता है पर मार नहीं सकता, उसके बाद भी तू मुझ पर निरर्थक वार क्यों कर रहा है? तेरे जितने वार चलने थे चल चुके, अब तेरी एक नहीं चलेगी। उफ, मेरा तुझे पीटते रहने का सिर्फ एक ही मकसद था पेपियस, परमाणु को समय मुहैया कराना। परमाणु कौन? तेरे साथ आया वह पीली पोशाक वाला। उसे समय क्यों मुहैया कराना था तुझे? जल्द ही जान जाओगे। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे हमारे किस्से कहानियों में। हम रक्त पिपासु यहाँ इंसानों के रक्त से अपनी प्यास बुझाने आए थे। लगता है तुझे किसी तरह हम रक्त पिपासु के आने की भनक लग गई थी और तूने रक्त पृथ्वीवासियों को हमसे बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर भेज दिया। पर यह जान ले कि इस अनंत ब्रह्मांड के आखिरी ग्रह पर भी अगर तूने पृथ्वीवासियों को भेजा होगा तो भी उसके रक्त की गंध से उसे ढूंढ निकालेंगे रक्त पिपासु। ये बात तो हम जानते ही हैं रे पगले, इसलिए तो इतनी माथा पच्ची हुई है तेरे साथ। परमाणु एटॉमिक वेव्स से रक्त पिपासु सेना को घेर लिया। परमाणु की एटॉमिक वेव्स ने इन सभी को मूर्तियों की तरह जड़ कर दिया है। ये बहुत बुरा किया। अफसोस, अब ये चीख नहीं पाएंगे जब पापा फेरी इनकी धज्जियां उड़ाएगा।
नहीं एंथोनी, अगर इन्हें खत्म कर दिया तो शायद हम पृथ्वीवासियों को कभी दोबारा धरती पर वापस नहीं ला पाएंगे। व्हाट? नागराज सही कह रहा है एंथोनी। पृथ्वीवासी को ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों से ढूंढकर वापस लाने का काम इनके बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। 6 बिलियन लाइट ईयर किसी अनजान ग्रह पर। ब्रह्मांड में अगर कोई एक चीज शैतान से बेहद फुर्ती से बनाई है तो वह है सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। इतनी मुश्किल से मैं ब्रह्मांड रक्षक को अपना गुलाम बनाने ही वाला था कि इस लड़के ने टपक कर चुटकियों में मेरा काम खराब कर दिया। ये ट्रांसफ्यूशन के पैटर्न को समझ गया है। इसने प्राकृतिक शक्ति वाले प्राणियों को इकट्ठा कर लिया है। पर मैं भी हार नहीं मानने वाला। इन विशेष प्राकृतिक शक्तियों के प्राणियों की संख्या कितनी भी अधिक सही, पर इस ग्रह पर मौजूद वन्य प्राणियों की से अधिक नहीं हो सकती। मैं इस ग्रह के सभी वन्य प्राणियों, जीवों, आदि मानवों और ओवरशैडो कर दूंगा। ध्रुव और उसके साथी लाख कोशिश कर ले, लेकिन इन सैकड़ों लाखों प्राणियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ध्रुव क्या कर रहा है? ध्यान केंद्रित करके शायद हमारे ग्रह की किसी और प्राकृतिक शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा है। इसके गुलामों की संख्या पल प्रतिपल बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा ग्रह ही इसका गुलाम बनकर हम पर उमड़ पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा घाटी में सुरक्षित पृथ्वीवासी अधिकतर आम नागरिक और कई कबीलाई प्राकृतिक क्षेत्रों के आसपास के रहने वाले हैं। वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे उनसे मदद की कोई उपेक्षा नहीं है वनपुत्र। मुझे जिसकी मदद चाहिए थी वह शख्स किसी भी पल यहाँ पहुंचता होगा। हा 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 हा। सिर्फ एक शख्स? तुझे लगता है कि कोई एक अदना सा मानव इन असंख्य ओवरशैडो प्राणियों का मुकाबला कर सकता है? बेशक कर सकता है, क्योंकि वह कोई एक अदना सा मानव नहीं, महामानव है। महामानव? तुमने महामानव को बुला लिया? प्राकृतिक शक्तियों वाले सभी प्राणी यहाँ इस प्लेनेट पर ट्रांसफ्यूशन हुए हैं। ये विचार आते ही मुझे प्रकृति की महाशक्तियों वाली सबसे बड़ी कृति का विचार आया, यानी महामानव का। इसका इस प्लेनेट पर होना तय था। मैं पहले भी महामानव से मानसिक संपर्क साध चुका हूँ। अचानक पृथ्वी से इस ग्रह पर ट्रांसमिशन होने और इस ग्रह पर सूर्य की शक्तिदायक किरणें न मिलने से मेरा मस्तिष्क सुप्त अवस्था में चला गया था। लड़के, मुझे मानसिक संपर्क साध कर एक तरह से तूने मुझ पर एहसान ही किया है। तेरे मानसिक संपर्क की चोट ने मेरी मूर्छा तोड़ दी, वरना जाने कितने देर बेहोश रहता मैं। आंख खुलते ही मैंने देखा इस ग्रह का एक डायनासोर मुझे अपना निवाला बनाने ही वाला था। बस मैंने कोशिश की और नतीजा सामने तुम्हारे था। लेकिन आदिवासियों और वन्य प्राणियों को पीटकर क्या होगा? असली मुसीबत तो वह काला साया है जो इन्हें ओवरशैडो किए हुए है। इसलिए तो मैंने महामानव को बुलाया है। महामानव की मानसिक शक्तियां आदिवासियों और अन्य प्राणियों को हल्का नुकसान पहुंचाएगी, पर उसका असली निशाना यह ओवरशैडो है। देखो, महामानव के मानसिक वारों से इनके सरों पर मंडराते काले साए नष्ट हो रहे हैं। अचानक पृथ्वी से इस ग्रह पर ट्रांसमिशन होने और इस ग्रह पर सूर्य की शक्तिदायक किरणें न मिलने से मेरा मस्तिष्क सुप्त अवस्था में चला गया था। लड़के, मुझसे मानसिक संपर्क साध कर एक बार तूने मुझ पर एहसान ही किया है। तेरे मानसिक संपर्क की चोट ने मेरी मूर्छा तोड़ दी, वरना जाने कितनी देर बेहोश रहता मैं। आंख खुलते ही मैंने देखा कि इस ग्रह का एक डायनासोर मुझे अपना निवाला बनाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसके धरती वाले भाई बंधु करोड़ों साल पहले पहुंच चुके थे। मेरे मानसिक वार से डायनासोर के पचखर्रे उड़ गए। फिर तुम्हारे मानसिक संपर्क की मदद से मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़कर सारी स्थिति जान ली है। अब ये साया मेरे मानसिक वारों से नहीं बच सकता। उफ, इस महामानव के यहाँ आने की मैंने उम्मीद नहीं की। इसके मानसिक वार तो तेजी से मेरी ओवरशैडो नष्ट करते जा रहे हैं। किसी भी क्षण वह मुझे अपना निशाना बना लेगा। सही समय पर मैंने खुद को उस आदि मानव के शरीर से अलग कर लिया, नहीं तो ये भीषण मानसिक वार मेरे पचखर्रे उड़ा देता। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे इस ग्रह से भागना होगा। काला साया भाग रहा है, वह एक मानस रूप है। उसे सिर्फ तुम्हारी मानसिक शक्ति ही पकड़ सकती है। हे महामानव, रोको उसे। मैं नहीं रोक सकता ध्रुव। उफ, जीवनदायी सूर्य किरणें न मिलने के कारण मेरी मानसिक शक्तियां क्षीण पड़ रही हैं। मैं अपनी शक्ति ऊर्जा रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। साया
साया काला हाथ से निकलता जा रहा है। मेरा शक्ति रूप देवी काली की विजयक शक्ति की ही ऊर्जा रूप है। यदि मानसिक ऊर्जा इस मानस रूप को कैद कर सकती है तो ये तीव्र ऊर्जा भी अवश्य कैद कर सकती है। हाथी ग्रह को छोड़कर भी काले साय का पीछा मुसीबत से नहीं छूटा था। यह क्या है? शक्ति का ऊर्जा रूप? महामानव के मानसिक ऊर्जावार ने तो पहले ही मुझे लोप होने की कगार पर पहुंचा दिया। अब ये शक्ति तो मेरा नामो निशान मिटाकर ही मानेगी। यह बता, कौन है तू और हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? ओह, ये देव ऊर्जा है। मेरे मानस रूप को आसानी दर्द दे रही है, पर साथ ही साथ पोषित भी कर रही है। मेरा मानस रूप इस देव ऊर्जा को शोक रहा है, जिसे विष अधिक मात्रा में मानवों के लिए जानलेवा होता है, पर उसका प्रयोग संतुलित मात्रा में किया जाए तो वह औषधि का काम करता है। अगर सीमित मात्रा में ये देव ऊर्जा मुझे मिले तो मेरा मानस रूप कुछ शक्ति अर्जित कर सकता है, पर इतनी तीव्र मात्रा में तो मेरा नाश ही कर देगी। एक तरीका है जिससे शायद मेरा काम बन जाए, मुझे वही आजमाना होगा। अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर साय ने शक्ति के ऊर्जा रूप की ऊर्जा शक्ति तेजी से सोखना शुरू कर दी। नतीजा फौरन निकला। आह, क्या हुआ शक्ति? साया मेरे ऊर्जा रूप को सोखकर अपनी शक्ति अर्जित करने लगा। मुझे अपनी तंद्रा भंग करनी पड़ी। हा 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 हा, तरकीब काम कर गई। शक्ति ने घबराकर अपना ऊर्जा रूप लोप कर लिया कि मैं कहीं उसकी पूरी ऊर्जा ना सोख लू जाऊं, जबकि सच तो यह है कि अगर मैं एक अंश भी उसकी ऊर्जा और सोखता तो मेरा मानस रूप वैसे ही खिलखिल होकर इस पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाता, जैसे नागराज ने मेरे शरीर को खिलखिल करके ब्रह्मांड में बिखेर दिया है। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा अब भी मेरे विखंडित हुए शरीर के कण कण में विद्यमान है। बस यदि मुझे कोई ऐसा साधन मिल जाए जो वैसे ही ब्रह्मांड भर में बिखरे मेरे कणों को आपस में जोड़ दे, जैसे नागराज के साथ हुआ। अरे हाँ, नागराज के आणविक कण उस समय सम्मिलित हुए जब परमाणु एस्टेरॉयड बेल्ट को लेकर सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने परमाणु की एटॉमिक शक्तियों को 1000 गुना अधिक एम्पलीफाई कर दिया है। परमाणु की शक्तियां ही मेरे शरीर को दोबारा जोड़ सकती हैं, लेकिन मैं परमाणु से ऐसा करवाऊंगा कैसे? विकृत का मानस रूप नहीं जानता था कि उसकी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी। पृथ्वी पर परमाणु और नागराज एंथोनी को सारी वस्तु समझा चुके थे। लेकिन इन रक्तपाशियों को जड़वत करने के पीछे क्या चक्कर है? हम लोग पृथ्वी के दूसरे हिस्से में थे जब परमाणु को परगरियों के पृथ्वी पर आगमन के संकेत मिले, जो कि ट्रांसमिशन द्वारा नहीं आए थे। शुरुआत में हमें लगा कि किसी युद्धगृह ने परमाणु को खत्म करने के लिए अपने ट्रूपर्स भेजे थे, पर जब कारा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उसे पिप्सोन गृह के रक्त पिपासियों के आगमन की खबर लग गई। कारा ने हमें पिप्सोन वासियों की शक्तियों और कमजोरियों से अवगत कराया। पिप्सोन ग्रहवासी तो आखिरकार रक्त पिपासियों ने धरती पर रुक कर ही लिया है। क्या देखा तुमने कारा? कौन है ये पिप्सोन ग्रह के रक्त पिपासु? इन्हें असुर कहो या पिचास, ये सभी माँ काली के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए हैं। काली की तरह ये भी रक्त पान करते हैं। रक्त इनकी सुविधा है, इनकी शक्ति का स्रोत है। असुर पिचास, क्या सुदूर ब्रह्मांड के ग्रहों पर ऐसी शक्तियां भी बसती हैं? मेरा भी यही सवाल है। मुझे लगता है कि पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 तरह की सभ्यताएं हैं। एक जो मानवों से अविकसित है और जो उनका चुटकियों में विनाश कर सकती है। दूसरी जिनका विनाश मानव पल भर में कर सकता है। पर साइंस फिक्शन में माइथोलॉजी वाला एंगल जुड़ जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। तुम लोगों ने इन सभ्यताओं के बारे में कभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि इन सभ्यताओं ने खुद को मानव सृष्टि से दूर रखने का वचन लिया था। ब्रह्मांड संहिता में देवों और असुरों की अलग अलग गिरोह पर बसाने वाली सभ्यताओं को यह निर्देश दिया गया था कि कभी पृथ्वी का रुख नहीं करेंगे। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत पुरातन काल से हुई, जब मानवों की सृष्टि पृथ्वी पर देवताओं की स्वर्ग और असुरों की असुर लोक में बस चुकी थी। मानव पृथ्वी पर अपनी सभ्यता का विस्तार कर रहे थे, लेकिन देवों और असुरों के पास अपने विस्तार हेतु पर्याप्त साधन नहीं थे। देवताओं
और उनकी संतानों से उत्पन्न होने वाली ऐसी अनेक देव जातियां थीं जिन्हें विभिन्न कारणवश रूप स्वर्ग से जगह नहीं दी जा सकती थी, पर वे पृथ्वी पर मानवों के साथ नहीं रह सकते थे। इनमें से कुछ देव जातियां पृथ्वी पर मानवों की नजरों से बचकर उनके मध्य में ही रहने लगे, पर सभी देव जातियों के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। यही समस्या असुर जातियों के लिए भी थी, जो कि असुरों से उत्पन्न हो रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि असुर लोक में इनका रह पाना संभव नहीं था। पृथ्वी पर यह मानवों के लिए मुश्किलों का सबब बनते थे। तब इस समस्या को देखते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के विभिन्न सुदूर ग्रहों पर इन जातियों को बसाने की अनुमति दी। इन विभिन्न देव और असुर जातियों और ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रयोग वे नियमों को लेकर प्रजापति ब्रह्मा ने ब्रह्मांड संहिता लिखी, जिसके अनुसार इन सभी जातियों का पृथ्वी और मानव से संपर्क निषेध कर दिया गया। फिर ये ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके पृथ्वी पर क्यों आए? इन्होंने ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं किया, मानवों ने किया है। ब्रह्मांड संहिता का सबसे अहम नियम है कि संसार की कोई भी सभ्यता कभी भी ब्रह्म ऊर्जा का प्रयोग नहीं करेगी, पर मानवों ने इस नियम का उल्लंघन कर दिया। एक बार पृथ्वी वासियों द्वारा ब्रह्मांड संहिता तोड़े जाने से अन्य सभी ग्रह वासियों को भी ब्रह्मांड संहिता के उल्लंघन का मौका मिल गया। ब्रह्मांड संहिता ना हुई, दिल्ली शहर का ट्रैफिक हो गया कि एक बंदा अगर गलती से गलत लाइन में घुस जाए तो पूरी पब्लिक जानते बूझते उसके पीछे लग जाती है। यह मजाक का विषय नहीं है परमाणु, तुमने शायद मेरी बात से ध्यान से नहीं सुनी। रक्त पिपासु मां काली के रौद्र काली रूप के पसीने के बूंद से उत्पन्न हुए असुर हैं, इसलिए इनमें असुरी शक्ति के साथ साथ देव गुण भी मौजूद हैं। तुम्हारे शरीर में बहता देव कालीजे का विष भी इन्हें गला तो सकता है पर मार नहीं सकता। पिप्सोन ग्रह का 3/4 भाग रक्त था, जो कि इन रक्त पिपासियों की बढ़ती तादाद के कारण सूख गया। अब इनके पास प्राकृतिक रक्त का केवल एक ही स्रोत है, पृथ्वीवासी, और ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढकर निकाल सकते हैं। 1 मिनट, तुमने कहा कि ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने से मानवों को ढूंढकर निकाल सकते हैं? हाँ, मानव रक्त के प्रति इनकी असुर इंद्रियां इतनी सजग हैं। इसका मतलब हम इनका प्रयोग ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर बिखरे गए मानवों को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, मानवता मानता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी मानव जाति को इन रक्त पासों के थाल में परोस दें। नहीं परमाणु, तुम समझे नहीं। अगर हम किसी तरह इन रक्त पिपासियों को कंट्रोल कर पाए तो इनकी सहायता से ब्रह्मांड भर में बिखरी मानव सभ्यता को वापस धरती पर ला सकते हैं। शायद विश्व आबादी को दोबारा पृथ्वी पर ले आने से ट्रांसफ्यूशन द्वारा उत्पन्न कॉस्मिक इनबैलेंस ठीक हो जाए। वाह नागराज, मान गए तुम्हारी बुद्धि का लोहा, लेकिन हम इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे? एक तरीका है, इनकी आणविक संरचना द्वारा। आणविक संरचना द्वारा ऐसा किया जा सकता है। मेरे एटॉमिक रिंग्स किसी भी प्राणी की आणविक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ परमाणु, सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारे एटॉमिक रिंग्स में बंधे रक्त पिपासियों के शरीर तुम्हारे इशारों पर ही चलेंगे। इनके दिमाग भले ही क्रियान्वित रहें, पर यह तुम्हारी मर्जी के बिना पलके भी नहीं झपका पाएंगे। बस हमें ध्यान रखना होगा कि तुम सिर्फ उतनी ही एटॉमिक पावर स्ट्रीम करो जो इन्हें कंट्रोल करे। ओह, ऐसा संभव कैसे होगा? नागराज की मदद से रक्त पिपासियों की आणविक संरचना को नागराज के सूक्ष्म सर्व भी जांच कर सकते हैं। अब आगे क्या प्लान है? प्लान सिंपल है, मैं इन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर अपनी बड़ी हुई शक्ति से इन्हें कंट्रोल और कमांड करूंगा। मेरे ये अनमोल रतन ब्रह्मांड भर में विश्व आबादी को खोजकर वापस यहाँ धरती पर ले आएंगे। मुझे सिंपल प्लान पसंद नहीं, क्योंकि प्लान जितने सिंपल सुनने में लगते हैं उन्हें कार्यान्वित करने में उतने ही पेच लगते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत इतनी आसानी से सुलझ जाए, मुझे संदेह है। तुम नाहक चिंता कर रहे हो एंथोनी, यही एकमात्र तरीका है सब कुछ ठीक करने का। तुम्हारी यह क्या कहानी है कारा? मेरी कहानी? तुम्हें हर चीज की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है? सारी वास्तु स्थिति और कारण स्पष्ट हैं, सिवाय तुम्हारे। कौन हो तुम? हमारी मदद को अचानक कहां से प्रकट हो गई? मेरी कहानी पर समय नष्ट मत करो। फिलहाल तुम्हारे ग्रह के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है।
ओह, मेरी शक्तियां फिर अनियंत्रित हो रही हैं। परमाणु संभालो खुद को। रक्त पिपासुओं को सिर्फ तुम्हें ही कंट्रोल कर सकते हो। यदि परमाणु की शक्तियां अनियंत्रित हुई तो उसकी एटॉमिक स्ट्रीम भी अनियंत्रित हो जाएगी और रक्त पिपासु आजाद हो जाएंगे। तुम्हारे पास समय कम है। तुम कर सकते हो परमाणु। ये आखिरी मौका है सब कुछ ठीक करने का। मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं है कारा। जब परमाणु ने ठान लिया तो करके ही रहेगा। असहनीय पीड़ा को धत्ता बताकर असंख्य रक्त पिपासुओं की सेना को एटॉमिक रिंग्स में बांधे अपनी दुनिया को बचाने के लिए मुहिम पर बढ़ चला वंडरमैन परमाणु। इस बात से अनविंग कि उसका यह बलिदान उस शख्स के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने कदमों पर झुकाने की नियत लिए बैठा है। यह तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं परमाणु को यहाँ लाने की तरकीब सोच रहा था और परमाणु खुद ही यहाँ पहुंच गया। जड़वत हो चुके रक्त पिपासुओं की आणविक संरचना को कंट्रोल करते हुए परमाणु अपने मस्तिष्क से उन्हें संचालित कर रहा था और रक्त पिपासुओं की प्राकृतिक सुविधा उन्हें उन ग्रह की ओर खींच रही थी जिन पर मानव सभ्यता ट्रांसमिशन हुई थी। मेरे एटॉमिक रिंग से बंधे हुए रक्त पिपासु वैसे ही पृथ्वीवासी की ओर खींचेंगे जैसे पतंगे रोशनी की ओर खींचते हैं। प्लान का पहला चरण सफल रहा। मैं सही समय पर अपनी अनियंत्रित हो रही शक्तियों पर काबू पाने में कामयाब रहा। वाह, परमाणु की आवरणिक शक्तियां ब्रह्मकर्ण ऊर्जा से भरी हुई हैं और जिस मात्रा में परमाणु इनका क्षरण कर रहा है उससे जल्द ही ब्रह्मांड में बिखरे मेरे शरीर के कण सम्मिलित हो जाएंगे। जल्द ही। बहुत मुश्किल से वापस मिला है मुझे ये शरीर। मुझे ध्यान रखना होगा कि अपनी पहले वाली गलतियां दोबारा ना दोहरा सकूं। परमाणु को अंदेशा ही नहीं था कि उसकी शक्तियों से उत्पन्न हुआ गुरुत्वाकर्षण उसके और मानवता के शत्रु को जीवन दान दे रहा था। हा 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 हा, उत्तम, अति उत्तम। मेरा शरीर तेजी से पुनर्निर्माण हो रहा है। मुझे अभी परमाणु, नागराज या किसी भी अन्य ब्रह्मांड के रक्षक से नहीं उलझना है। अगर ब्रह्मांड को अपने काबू में रखना है तो ब्रह्मांड रक्षकों पर सामने से नहीं पीछे से वार करना होगा और उसके लिए मेरे पास उपयुक्त प्लान है। इधर मैकेरियम ग्रह पर हम कहाँ जा रहे हैं? संधि वार्ता के लिए पृथ्वीवासी। हमारे ग्रह के अग्रणी हमारे प्रतिनिधि सर मैक्रोबोट के पास। सर मैक्रोबोट हमारे कॉम्बैटर्स डोगा और स्टील नामक उन पृथ्वीवासियों को ला रहे हैं जिनके पास वे हथियार हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह, इन दोनों को तो हम भूल ही गए थे। जितना जरूरी पृथ्वी और उत्तरजीवी को खत्म करना है उतना ही जरूरी इन दोनों को खत्म करना भी है। अपने स्कैनर्स को एक्टिवेट कर दो। इन दोनों के अलावा बाकी जिन पृथ्वीवासियों के पास ऐसे प्रेशर वेपन्स और फायर आर्मर्स हो जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें खत्म कर दो। स्वागत है ब्रह्मांड रक्षकों। मैक्ट्रियस का लीडर मैक्रोबोट आपकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाता है। हम धरतीवासी भी शांति और संधि चाहते हैं मैक्रोबोट। अपनी सच्चाई और मित्रता का सबूत देने के लिए हमें हर प्रकार के हथियार पृथ्वीवासियों से हटा लिए हैं। हमारे ट्रूपर्स आपके पृथ्वीवासियों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बीमारों को मेडिकल सर्विसेज दी जा रही है, लेकिन हमारे ग्रह मैक्टोरियम पर सिर्फ मेटा ह्यूमंस हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें खास तौर पर पृथ्वीवासियों के लिए दूसरे ग्रह से वनस्पतियों और अन्य खाद्य व पेय पदार्थ मंगाए हैं। अब मित्रता का सबूत देने की बारी तुम्हारी है ब्रह्मांड रक्षकों। फेंक दो अपने हथियार, फिर हम मैत्रीपूर्ण वातावरण में बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे कि कैसे तुम्हें वापस तुम्हारे घर पर भेजा जा सके। ये तो इतना ज्यादा मैत्री रट रहा है कि मुझे पाकिस्तान याद आने लग गया। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। ये जरूर कोई चाल चलेंगे या फिर ये वाकई सिर्फ हमारी मदद करना चाहते हैं। जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें हथियार डालने होंगे। समझने की कोशिश करो स्टील। सवाल सिर्फ हम दोनों का नहीं है। अगर हमने हथियार डाले तो लाखों करोड़ पृथ्वीवासी भी इनके रहम करम पर होंगे। समझने की कोशिश तुम करो डोगा। अपने आग उगलने वाले हथियार डालो। हम हथियार डालते हैं। ओह धोखा। इन्हें संभालने का कोई मौका नहीं देना मैक्रोबोट। मैंने तुम्हारे ट्रूपर्स को कमांड वेव भेज दी है। अगले ही पल वे यहाँ होंगे। तुम्हारे ये अदने से हथियार ही हम मैक्रोबोट्स के लिए उस ब्रह्मांड के सबसे घातक सिद्ध हो सकते थे। अब जब
हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे सामने घुटनों पर हैं तो सबसे पहले मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी पृथ्वी और तुम्हारे लोगों को खत्म करूंगा। उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। डोगा अब। स्टील की आवाज पर डोगा के हाथों में उसकी स्पेशल कटार चमक रही थी। मैं सही समय पर तुम्हारा इशारा समझ गया स्टील। अपने आग उगलने वाले हथियार डालो। तुम्हें भी यकीन था कि ये धोखा देंगे। तुम्हें भरोसा था कि ये भरोसे के लायक नहीं है और मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा था। अच्छी बात है यह है कि ब्रह्मांड के ज्यादातर ग्रह वाले पृथ्वीवासियों को अपने से इतना कमजोर समझते हैं कि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ये बात हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है। तुमने तो अपनी मित्रता का सबूत दे दिया। अब हमारी बारी है मैत्रीपूर्ण तरीके से तुम्हारी चिथड़े उड़ाने की। तुम लोग अपनी ताकत और हथियारों की जरूरत से ज्यादा करके आंक रहे हो। तुम्हारे हथियार डालवाने के लिए जो दृश्य हमने तुम्हें दिखाए थे उसका सच भी जान लो। जो वनस्पतियां पृथ्वीवासियों को हम दे रहे हैं वे जहरीली हैं। धीरे धीरे वे वनस्पति पृथ्वीवासियों को इतना अशक्त कर देंगी कि वे आत्मरक्षा करने के लायक ही नहीं रहेंगे। मैक्टोरियस वासियों को जीवित रहने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसमें लेड और ऐसे अन्य कई रसायन मिश्रित होते हैं जो कि तुम मानवों के लिए जानलेवा हैं। हम वातावरण में मौजूद विभिन्न रसायनों और गैसों को कंट्रोल करते हैं और जब हमारे आदेश पर मैग्नीशियम का वायुमंडल इतना जहरीला कर दिया जाएगा जिससे कि तुम पृथ्वीवासी कीड़ों की तरह मारे जाओगे। उससे पहले ही डोगा तुम दोनों को स्पेस जंक बना चुका होगा। तुम्हारी उंगली हिलने से पहले मेरी ही मानसिक तरंग इस ग्रह को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले सशक्त कार्यरत वर्कर्स को सिग्नल दे देंगी और इस ग्रह की आबो हवा बदल जाएगी। फैसला तुम्हारा है। अब मैक्रोवोट की बात मानने के अलावा डोगा और स्टील के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वे एक लगभग जीती हुई बारी हार चुके थे। इन्हें अभी मात मारना बर्ट ऑनिक। इन्हें हमारी एक्सट्रीम सिक्योरिटी सेल में डाल दो। मैंने ब्रेन वेव संयंत्र ऑपरेटर को सिग्नल भेज दिया है। कुछ ही देर में जहरीली वायु से पृथ्वीवासी कीड़ों की तरह तड़पकर मरेंगे। मैक्रोवोट के आदेश पर मैक्टेरियम का वायुमंडल तेजी से जहरीला हो रहा था जिससे वहां ट्रांसमिशन हुए पृथ्वीवासी वाकई मृत्यु की कगार पर पहुंच चुके थे। पर करोड़ों के हुजूम में कुछ चंद मुट्ठी भर ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उनका उद्देश्य था मानवता की रक्षा करना। चारों ओर देख लिया है मैंने। यहाँ से उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 12,000 किलोमीटर दूर एक विशाल एलियन क्राफ्ट हवा में तैर रहा है जो कि वास्तव में एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र पर इस पूरे ग्रह की वायु संरचना कंट्रोल हो रही है और वहां इस ग्रह के खतरनाक टूपर्स को जबरदस्त पैरा है। वायु संरचना मतलब मेरा ख्याल सही था मिस्टर रसायन। क्या तुम इस केमिकल लोचे को ठीक कर सकते हो? तुमने शायद गुणाकार की बातें नहीं सुनी। संयंत्र पर खतरनाक टूपर्स का जबरदस्त पैरा है। मुझे आत्महत्या करने का कोई शौक नहीं है। मरोगे तो ऐसे ही बेवकूफ। जिंदगी को मौत के जबड़ों से खींचने की जंग लड़ते हुए मरना कायरों की तरह बैठकर मौत के इंतजार से कहीं बेहतर है। यहाँ चारों ओर एलियन टूपर्स तैनात हैं। उन्हें डाउंस करके हम संयंत्र तक कैसे पहुंचेंगे? और अगर पहुंच भी गए तो उनकी टाइट सिक्योरिटी तोड़कर भीतर कैसे जाएंगे? इसकी फिक्र तुम मत करो। नथिंग टू फियर व्हेन सुपी इज हियर। तुम्हारी दूसरी टीम की क्या पोजीशन है? तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़बोले हो? व्हेन सुपी इज हियर हो। बाय द वे दूसरी टीम इन एलियंस के स्पेस कंट्रोल सेंटर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। मेरे फार्मर चाचाओं की बैकअप की जरूरत है। बेचारे कुछ जरूरत से ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। दिमाग की जगह बारूद लगा लेते हैं और सुपर इंडियन दिमाग को बारूद बना देने में विश्वास रखता है। पृथ्वीवासी इसी ओर आ रहे हैं। फौरन नष्ट कर दो इन्हें। यकीन नहीं हो रहा कि हम ये कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये हम करेंगे, कि ये काम करेगा? उसने कहा था कि करेगा तो करेगा। ध्यान दो टूपर्स, हम पर फायर करने ही वाले हैं। 9-2-11। टूपर्स इन विशेष पृथ्वीवासियों की शक्तियों से वाकिफ नहीं थे,
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पृथ्वीवासी इनके सरों से सवार थे, बड़े ऊर्जावार कर रहे थे ना। जरा इस ऊर्जा को चक्कर देखो, ऐसी ऊर्जा का वार कभी जिंदगी में नहीं चखा होगा तुमने। इनकी मशीनी शरीरों में इतनी वाष्प भर देगा स्टीमर कि ये जंग खाए लोहे के ढेर बन जाएंगे। तो गाइस, ये था ब्रह्मांड विस्मरण का फर्स्ट पार्ट, आखिरी सीरीज का 7वां अध्याय। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे, ब्रह्मांड विस्मरण का सेकंड पार्ट जल्द ही मिलते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।